Hello and welcome back to another video on Pangerian. First of all, thank you so much for stopping and clicking on this video. तो आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे स्पाउस ओपन वर्क परमिट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और क्योंकि मैं भी जब कनाडा में आया था 2019 में, तो मैं भी ओपन वर्क परमिट में आया था और मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, मैंने क्या क्या अप्लाई किया था, जो प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया था, किस तरह से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, क्या क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, जिससे आपके रिजेक्शंस के जो चांसेस हैं वो एकदम ज़ीरो हो जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है अपने फ़ोन पे। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा वो यही है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। सो इसका आंसर ये है कि अगर आपका स्पाउस फुल टाइम वर्क कर रहे हैं कनाडा में मोर देन 6 मंथ्स, मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। वैसे तो 12 मंथ्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उनका जो वीज़ा है एटलीस्ट वो 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। सो अगर वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी स्पाउस कनाडा में पढ़ रही हैं और उनका कोर्स जो है वो 6 महीने और उससे ज़्यादा अभी ख़त्म होने में उसमें गैप है, बाकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि व्हेन शुड आई अप्लाई। सो इफ़ यू आर एलिजिबल देन नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन शुड यू अप्लाई। सो टू अप्लाई जो मैंने जो किया था वो ये था कि मैंने एक सेमेस्टर, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी, शी वॉज हियर टू डू मास्टर्स, तो वो मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आई थी 2019 अप्रैल में, और मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अराउंड, मैंने 6 मंथ के बाद अप्लाई किया था क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रहा था। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि I was more concentrating on my work in India at that time. So मैंने, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक सेमेस्टर का वेट करिए और एक सेमेस्टर्स के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन होगा आपके मन में, शुड यू अप्लाई ऑनलाइन और थ्रू सम एजेंट, खुद से अप्लाई किया जाए या किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया जाए। सो मैंने अपने केस में तो मैंने खुद ही अप्लाई किया था क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर आपको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी खुद से, और खुद से रिसर्च करके मैंने फाइंड आउट किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, जिससे कि जो मेरा रिजेक्शन का चांसेस है वो 100% नील हो जाए, एकदम ख़त्म हो जाए। और एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें रिजेक्शन के चांसेस इनफैक्ट बहुत कम होते हैं अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एकदम प्रॉपर लगाए हैं, क्योंकि कनाडा में इट इज़ अ पॉलिसी, इट इज़ अ बाय लॉ यू आर अलाउड टू एंटर कनाडा, क्योंकि आपकी स्पाउस यहाँ पे पढ़ती है। तो यहाँ पे वो एक कानून है और आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसे अवेल करने के लिए, प्रोवाइडेड आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय लॉ इन कनाडा you are legally allowed to enter Canada if your spouse is studying in Canada or working in Canada. और एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। सो प्रोसेसिंग के लिए आपको समझ लीजिए 3 मंथ्स का टाइम होता है टोटल मिला के, स्टार्ट टू एंड। उसके बीच में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरा रिज़ल्ट विद इन 45 डेज़ में आ गया था व्हेन आई अप्लाइड। और इसी दौरान आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शनल है ये, आप पहले भी कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो मेडिकल आप एडवांस में करा के ही आप साथ में एप्लीकेशन के भी मेडिकल डाल सकते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन, उससे आपका टाइम बचता है। तो मैंने तो लेकिन एप्लीकेशन डालने के बाद किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि पहले भी कर सकते हैं, बट मुझे बाद में पता चला कि यू कैन ऑल्सो अप्लाई बिफोर विथ योर एप्लीकेशन। मेडिकल एग्ज़ाम आप साथ में ही करके उसको पहले ही डाल दो तो टाइम बच जाता है।
तो खैर, सो वो सब हो जाता है विद इन 3 मंथ्स। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक सेमेस्टर वेट करने के बाद अप्लाई करना चाहिए, उससे आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपके स्पाउस पढ़ने गए हैं कनाडा में, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताता हूँ जो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया था वो है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर फ्रॉम स्पाउस कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो जब आपकी स्पाउस क्लासेस ज्वाइन करेंगी कनाडा में तो उनको एक कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर मिलता है, जो जिसमें ये लिखा रहता है कि आपकी जो वाइफ है शी इज़ इनरोल्ड इनटू दिस कॉलेज एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, और कॉलेज का नंबर लिखा रहता है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI नंबर होता है वो उसमें लिखा होता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि कभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई और कभी ये कोर्स ख़त्म होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेटर है, इसके बगैर आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं होगी। सो इसीलिए आपको वेट करना पड़ता है, एटलीस्ट आपकी वाइफ कॉलेज ज्वाइन कर ले और उसके बाद एक सेमेस्टर इज़ बेस्ट टू वेट एंड देन यू अप्लाई। सो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ कन्फर्मेशन एनरोलमेंट लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका स्पाउस का स्टडी परमिट। सो जब आपकी वाइफ स्पाउस लैंड करती हैं कनाडा में या आते हैं जब, तो उस टाइम पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं एयरपोर्ट में उनको एक स्टडी परमिट देते हैं, तो उसकी एक कॉपी लगती है। और उसके साथ में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब आपने इंडिया से अप्लाई किया था तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया होगा यूनिवर्सिटी से कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है एंड यू आर अलाउड टू फर्दर योर डॉक्यूमेंट्स। सो दैट इज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो भी मैंने लगाया था इसके साथ। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट जो लगता है वो आपका लगता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे बाद में कि 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं जो मेन डिसाइड करते हैं आपकी एप्लीकेशन पास होगी या रिजेक्ट होगी, वो 2 जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैरिज सर्टिफिकेट्स आपका ज़रूर लगेगा विद सम मैरिज फ़ोटोज़। उसके बाद लगता है लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम स्पाउस। सो ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है ये आपकी वाइफ को लिखना होता है और आपके हस्बैंड को जो भी कनाडा में मतलब पढ़ रहा है उसको ये लेटर ऑफ इन्विटेशन लिखना होता है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि बेसिकली कि आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। सो वो लेटर ज़रूर लगता है। और एक लेटर लगता है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अभी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्हें लिखना है जो कि अभी इंडिया में है, जो कनाडा आना चाहते हैं। तो इसमें आप ये बताते हैं कि आप कनाडा क्यों जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों उसका लिंक, सो दैट जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, मैंने क्या क्या लिखा था, एटलीस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि मैंने क्या फॉर्मेट यूज़ किया था फॉर लेटर ऑफ इन्विटेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेगा वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपका वैलिड पासपोर्ट। अभी वैलिड पासपोर्ट में ऐसा होता है दोस्तों कि वैलिड पासपोर्ट में आपको ये बताना होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो आप ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर आपकी वाइफ का नाम पासपोर्ट में नहीं है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी वाइफ का नाम भी पासपोर्ट में ऐड करवा लीजिए। उससे एक लिंक भी बन जाता है कि आपकी वो वाइफ हैं, क्योंकि उनका नाम आपके पासपोर्ट में है। अगर आप न्यूली वेड हैं तो आप ज़रूर ये करवाइए। और आई होप अगर आप काफ़ी सालों से मैरिड हैं तो होपफुली आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी उनका नाम होगा। अगर नहीं है तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। उससे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में लिंक बन जाता है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें मतलब इट्स अ लीगल प्रोसेस, सो एक कनेक्शन बन जाता है। इट इज़ गुड टू हैव इट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी आपका होना चाहिए वाइफ का नाम पासपोर्ट पे, बट करवाएंगे तो इट्स गुड। मैंने भी करवाया था क्योंकि मेरी शादी बिकॉज आई वॉज न्यूली मैरिड,
सो मेरे नाम पासपोर्ट में ऐड नहीं था, तो मैंने अपनी वाइफ का नाम उसमें ऐड करवा लिया था, विच हेल्प। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो 10वें नंबर पे आता है वो है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, फाइनेंशियल रिसोर्स। अभी फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो होता है आपका रिलेशनशिप और दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्स। इसके भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको ये दिखाना होता है, प्रूफ करना होता है कि आप अपना खर्चा कनाडा में पूरा का पूरा खर्चा आप उठा लेंगे, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं और आप अपना ध्यान रख सकते हैं कनाडा में। सो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप दिखाएं, एटलीस्ट 7 to 8 लाख, या मैक्सिमम में कितने दिखा सकते हैं उतने दिखाएं, कम से कम 5 से 7 लाख दिखाएं। मैंने करीब 1,50,000 कैनेडियन डॉलर्स की मैंने पूरी अपनी फाइनेंशियल रिसोर्स दिखाई थी। सो ट्राई टू शो एज मच एज़ पॉसिबल। लेकिन शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी प्रूफ करना होता है कि उसका सोर्स क्या है। सो आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए, जिसमें अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी इनकम आ रही है, अगर आप बिज़नेस हैं तो आपका बिज़नेस अकाउंट जो भी है उसमें जो इनकम आ रही है, उसको प्रूफ करने के लिए इनकम को आप लगा सकते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न। ये बहुत ज़रूरी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगाना पड़ेगा एटलीस्ट 2 साल का। मैंने 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगाया था अपना। और साथ में अगर आपकी कोई एफडी है, सो आप एफडी का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं साथ में। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जो मैंने लगाई थी। और आप अपना, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स की, वो भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो उसकी एक वैल्यूएशन करवा के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपके पास लिक्विड कैश कितना है जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि उसको मतलब आप इतनी जल्दी लिक्विडेशन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत पड़ती है। दिखाएंगे तो अच्छा है, एटलीस्ट आपका वो नेट वर्थ पता चल जाती है उसमें कितनी है, लेकिन इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ए लिक्विड कैश जब वीज़ा ऑफिसर फाइल प्रोसेस करते हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टी के बारे में ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे ज़रूर दिखाएं। उसका एडवांटेज ये है कि एक आपके रिलेशनशिप में एक कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि आप दोनों का नाम एक प्रॉपर्टी में अटैच्ड है, तो उससे ये एक पता चल जाता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप दोनों का रिलेशन है, क्योंकि रिलेशनशिप प्रूफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे, जो भी आपकी एजुकेशन है वो सारे आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेंगे। एजुकेशन डॉक्यूमेंट इसलिए लगते हैं कि वो ये देखते हैं कि आप कनाडा में आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आपकी क्या एजुकेशन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक वीज़ा ऑफिसर के लिए टू डिसाइड करना कि आपको वीज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपकी स्किल सेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ वीज़ा ऑफिसर टू डिसाइड ऑन दिस, क्योंकि वो जॉब मार्केट्स के हिसाब से भी दे कैन डिसाइड कि आपकी स्किल्स यहाँ मैच करते हैं कि नहीं करती हैं। सो दे कैन रिजेक्ट इफ़ यू डू नॉट सबमिट योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। सो एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट करिए। मेरे केस में मैंने एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे और मैंने WES रिपोर्ट भी सबमिट की थी अपनी, जो प्रूफ की जो मेरी एजुकेशन है वो कनाडा इक्विवेलेंसी उसकी क्या है। तो मैंने WES की रिपोर्ट भी सबमिट की थी, एजुकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे। अभी बात करते हैं जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैंने आपको कहा था कि जो बहुत ज़रूरी हैं, जो डिसाइड करते हैं बेसिकली कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट होगी या फिर अप्रूव होगी। सबसे पहला तो है वो है आपका कनेक्शन, जो आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिज कलेक्शन, वो प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था और मैंने एक PDF फाइल बनाई थी। तो PDF फाइल में मैंने एक स्टोरी बनाई थी बेसिकली कि मेरा रिलेशनशिप, जो हमारी वेडिंग सेरेमनी थी, स्टार्टिंग विथ माय इनविटेशन कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड मैंने एकदम ऊपर लगाया था और इसके नीचे फिर मैंने इंगेजमेंट्स की फ़ोटो लगाई थी और मैंने वो सेरेमनी के बारे में एक्सप्लेन भी किया था एक टेक्स्ट में, फ़ोटो के साइड में, कि ये क्या है। तो रिंग सेरेमनी तो बेसिकली सबको पता है, इट्स एन एंगेजमेंट। उसके बाद जो वेडिंग सेरेमनी थी वो मैंने एक्सप्लेन की, जिसे पंजाबी च आनंद कारज कहते हैं। तो आनंद कारज की उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी 2 फोटोज़ लगा के कि दिस इज़ द एक्चुअल वेडिंग सेरेमनी। एंड उसके बाद मैंने रिसेप्शंस की फ़ोटो डाली थी और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन हस्बैंड है,
कौन फादर है लड़की का और कौन मतलब रिश्तेदारी क्या है, फादर, ब्राइड एंड मदर, ब्रदर, उन सब की फ़ोटोज़, ग्रुप फ़ोटोज़ और कुछ गेस्ट्स की फ़ोटोज़। सो मैंने मेरे ख्याल सिर्फ 10 फ़ोटो लगाई थी, उससे ज़्यादा मैंने फ़ोटो नहीं लगाई थी। सो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, इट इज़ नॉट अ फेक रिलेशनशिप। उसके लिए आपका अगर कुछ वेडिंग से पहले प्री वेडिंग फ़ोटोज़ है वो भी लगा सकते हैं। अगर आपकी कुछ पहले से कुछ चैट्स हैं, कुछ ईमेल एक्सचेंज हैं, कुछ भी आप ऐसा कनेक्शन दिखा सकते हैं कि जो आपका जो रिलेशनशिप है जेन्युइन और काफ़ी सालों से है, दैट विल हेल्प। और सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके वजह से काफ़ी फ़ाइल्स रिजेक्ट होती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन। सो फाइनेंशियल कंडीशन प्रूव करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आप को कनाडा में सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जिसमें जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, उसके वजह से मैक्सिमम केसेस जो होते हैं उसके वजह से रिजेक्ट होते हैं। और फाइनेंशियल, ये 2 ही फैक्टर होते हैं मेनली, अदर देन अगर आपका कोई दूसरा अगर कोई रिजेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलेस अनटिल अगर कुछ क्रिमिनल आपका बैकग्राउंड है या फिर कुछ इस तरह की कुछ बात है, या आपकी पहले कुछ फाइल्स रिजेक्ट हुई हैं उसके वजह से हो सकता है ऐसा। बट जो मेन 2 रीज़न हैं रिजेक्शन के वो यही हैं कि आपका रिलेशनशिप आप अच्छी से दिखा नहीं पाते, वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट कन्विंस कि ये सही रिलेशनशिप है, और दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और बाकी जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है उसका जो फॉर्मेट है वो मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी चेक कर लीजिए। और आई होप आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट ना हो और आप जल्द से जल्द कनाडा पहुँचें अपने स्पाउस के पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपके क्या सुझाव है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। आप जो मेरे पीछे लेक देख रहे हैं, मैं इस वक्त विक्टोरिया शहर में रहता हूँ। विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये जो कैंपस है ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहाँ मैं बैठा हूँ और ये वीडियो बन रहा है। पीछे जो है ये कोलवुड लगून है और वो सामने की तरफ यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। क्योंकि मेरी वाइफ जो पढ़ने आई थी वो यही यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, और इसके बारे में जो क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, कौन सा कोर्स है जिसे आप करके ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल एंड टेक केयर।